वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए एक अहम ही मसला लेकर, विटामिन डी। हम हर दूसरे इंसान में सुनते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई। इंसानी जिस्म की जो तामीर है उसमें बुनियादी अहमियत का हामिल ये अंसर है जो जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे हड्डियों की साख्त कह लें या बढ़ोतरी की तरफ कह लें, लाजमी जो है उसके लिए कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो मिकदार उसकी पूरी दांतों की मजबूती के लिए भी कहा जाता है, उसकी हिफाजत के लिए भी कहा जाता है कि ये बहुत जो है ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में जो एक तहकीक की गई है उसके मुताबिक विटामिन डी की कमी के बायस कोरोना वायरस, कैंसर, डायबिटीज़ जैसे अमराज में मुब्तला होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे तहकीक के मुताबिक ये भी बताया गया है कि धूप में पाए जाने वाले जो विटामिन डी हैं वो इंसानी जिस्म में कमी के बायस पट्टों की कमज़ोरी लाहक हो सकती है। उससे हम बड़ों में देखते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अक्सर हमें दर्दों का शिकार नज़र आते हैं। उनके जो पट्टे हैं वो दर्द का शिकार या खिंचे हुए नजर आते हैं, तो वो उनमें विटामिन डी की कमी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे कि ऐसा हो जाता है। मुख्तलिफ खुराकें भी हैं इस हवाले से, वो भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कोशिश करेंगे कि पहले तो डॉक्टर सारा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू कि आप आई। ये बताएं कि विटामिन डी ज़रूरी है क्यों? देखिए, विटामिन डी जो है आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। अच्छा। सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कह रहे हैं कोरोना से किस तरह से एसोसिएटेड है, इसी वजह से एसोसिएटेड है क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैल्शियम, जब तक ये विटामिन डी जो है आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है तब तक कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उसी तरह फास्फोरस को भी एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम उसकी विटामिन डी की जो है ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से आपकी जो है बॉडी में एक तो इम्यूनिटी के लिए फास्फोरस के लिए, कैल्शियम के लिए ज़रूरी है, फिर आपके लंग्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह की बॉडी के तमाम बहुत सारे इस तरह के फंक्शंस हैं जहाँ पे विटामिन डी के जो है फंक्शंस में ये जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो विटामिन डी की कमी को पूरा कैसे किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि सबके लिए यकसां है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जहाँ से विटामिन डी आपको मिलता है वो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। विटामिन डी वो है सनलाइट से। अच्छा। अगर आप जो है सनलाइट में जो अर्ली किरणें जिसे कहते हैं, सन की जो अर्ली किरणें होती हैं, अगर आप स्पेंड करते हैं, थोड़ा अर्ली टाइम स्पेंड करते हैं सन में, तो उससे ये होता है कि वहाँ से आपको जो है विटामिन डी आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। अच्छा, मार्केट में तो मेडिसिन भी बहुत सी हैं जिनसे सप्लीमेंट्स होते हैं, बिल्कुल आप लेकर आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर जिनको सकते हैं। एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है वो लोग जो है सप्लीमेंटेशन करते हैं। जिनको डेफिशिएंसी है जो अपना टेस्ट करवाते हैं, जिनको पता चलता है उनको वो डेफिशिएंट है, वो अपना जो है सप्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फूड के थ्रू या सनलाइट के थ्रू अपनी जो है वो डेफिशिएंसी पूरी करें। तो कौन सी खुराक होनी चाहिए फिर? अगर खुराक में कोशिश करें कि जैसे मशरूम्स के अंदर मौजूद होता है या फिर एग योक के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, या फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स के अंदर मौजूद होता है, मिल्क योगर्ट के अंदर, इन चीज़ों के अंदर जो है ये मौजूद होता है। लेकिन मोस्टली जो है ये आपके बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है, वो भी सनलाइट के थ्रू, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जो है थोड़ा सा सन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, एक रिपोर्ट जिसकी वजह से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग जो हैं उनमें किसी न किसी किस्म की डेफिशिएंसी मौजूद है। हमें पता ही नहीं है कि डेफिशिएंसी है। हमें पता कैसे लगेगा? हम तो बाद में इन चीज़ों की तरफ जा रहे होंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि भाई इसमें जो है थोड़ी सिम्टम्स होते हैं जो आपको नज़र आते हैं। उसमें यह है कि आप फटीग्ड फील करते हैं, थोड़ी सी वीकनेस होती है, आप थकन फील करते हैं, और इसके अलावा जो है आपको वीकनेस थोड़ी सी फील होती है कई लोगों में। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और कई लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग फील करते हैं, या कई लोग अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लेते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपको जो है वो हो गई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। बच्चों का कैसे पता लगेगा कि बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? विटामिन डी की उनको भी टेस्ट करवाना पड़ता है। हाँ, मतलब बच्चे तो थकावट का शिकार, अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों में तो रिकेट्स का जो है उनमें खदशा होता है। रिकेट्स में उसमें ये होता है कि उनकी जो बोन्स हैं वो होना शुरू हो जाती है, बेंड होना शुरू हो जाती हैं। जी, अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स बेंड होने लग जाती हैं। अगर बड़ों में सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, जिसमें आपकी बोन्स पोरस होने लग जाती हैं या वो होने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती हैं बोन्स। तो उसमें ज़रूरी यही है कि आप मैक्सिमम जब आप मिल्क वगैरह का इंटेक कर रहे होते हैं साथ में विटामिन डी का भी कोशिश करें कि इंटेक करें। अच्छा, माएँ ये बता रही होती हैं कि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कि बता रही होती हैं कि बच्चे खेलते हैं, थक जाते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि हमारी टांग में दर्द हो रही है, हमारी बाजू में दर्द हो रही है, थोड़ा सा काम करने के साथ या फिर खेलने के साथ, या इवन आप पेंसिल से लिख ही रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं कि बच्चा लिख रहा है, बैठ कर होमवर्क कर रहा है, तो उसी के दौरान वो थक जाता है। तो क्या ये भी अलामत हैं कि विटामिन डी की कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उसमें भी चाहिए कि उनका जो है फ़ौरन डॉक्टर से जो है रुजू किया जाए और उनका फ़ौरन टेस्ट करवा लिया जाए। वो भी सबसे पहले डॉक्टर
डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया जाए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि भैया इनका टेस्ट करवाना ज़रूरी है तो फिर उनका टेस्ट करवा लिया जाए। कई दफ़ा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की भी डेफिशिएंसी से हो सकता है। ठीक है, रमज़ान के दौरान हमें बताएं सहरी इफ्तारी में हम किस तरह से अपनी डाइट को रखें कि हमें पता हो कि हम विटामिन डी जो है उसकी इंटेक कर रहे हैं, मतलब हमारी डाइट के अंदर मौजूद है। आप जो है मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक कर सकते हैं, आप एग का इंटेक कर सकते हैं। आप अपने जो सहरी के अंदर कोशिश करें कि अंडे का इंटेक करें, ठीक है ना। आप सहरी के अंदर एग किसी भी फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं। आप फ्राइड एग यूज़ करें, ऑमलेट की फॉर्म में यूज़ करें, आप स्क्रैम्बल्ड एग यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हैं। उसको जो है आप जिसे कहते हैं सैलड की फॉर्म में इंटेक करें। आप अफ्तारी के अंदर जो है आप डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स करके आप उनका इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट सैलड के साथ मिक्स करके आप उनका इंटेक कर सकते हैं। आप मशरूम्स के साथ भी मिक्स करके आप उनका इंटेक कर सकते हैं। आप मशरूम्स को ऑमलेट के साथ मिक्स करके भी आप उनका इंटेक कर सकते हैं। हमारा रमज़ान के अलावा ऐसा कौन सा डाइट प्लान हमें फॉलो करना चाहिए? हम देखते हैं हमारी डाइट में हम लोग सब कुछ खा रहे होते हैं, अलगम बलगम हम खा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी सूटेबल है, कौन सी हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें हमें जो है ना वो हमें इन चीज़ों से नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, वो थोड़ा बता दें कि हम रमज़ान इंशाल्लाह ख़त्म होगा उसके बाद जब हम देखेंगे तो हमें कौन सी डाइट्स को देखना होगा रमज़ान के बाद। जी, रमज़ान के बाद अब जब ऑब्वियसली रमज़ान में अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, अगर एक दफ़ा आपकी रूटीन सेट हो गई है तो उसके बाद फिर कई लोग क्या करते हैं कि अचानक से वो, क्योंकि ईद आ जाती है, ईद में मोस्टली फिर दोबारा से लोग अपनी वैसी रूटीन पे आना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि रमज़ान में जैसे आपकी रूटीन अपनी सेट रखी हुई है वैसी ही रूटीन को वैसे ही सेट रखने की कोशिश करें। थोड़ा सा कंट्रोल खाने की कोशिश करें, ज़्यादा ना खाएं। सही। अब उसमें यह है कि आप जो है नाश्ते में थोड़ा सा कंट्रोल्ड अमाउंट में खाएं, थोड़ा फ्रूट्स का इंटेक करें। ब्रेकफास्ट पे फ्रूट का एक फ्रूट लाजमी इंटेक रखें। साथ में आप कोई पॉरेज का इंटेक कर सकते हैं। आप ओट्स का पॉरेज ले सकते हैं, ठीक है। आप ओट मील का इंटेक कर सकते हैं। आप अगर रोटी का इंटेक करना चाहते हैं तो होल व्हीट रोटी का इंटेक रखें, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई फाइब्रस फूड्स का इंटेक रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा, आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा, ठीक है। हाई फाइब्रस फूड्स में क्या आ जाता है कि होल व्हीट आटे का इंटेक रखें। आप ये जो घर में वाइट आटा लेके आते हैं उसका इंटेक ना रखें, ठीक है। होल व्हीट आटे का इंटेक रखें। उसमें अगर आपने थोड़ा सा ऑयल भी लगाना है तो आप जो है वो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन का जो है आप इंटेक रख सकते हैं, वो लगा सकते हैं उसके ऊपर। साथ में आप अंडा जो है उसके साथ वो खा लें। और चाय अगर पीनी है तो एटलीस्ट घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप वो पी सकते हैं। साथ में कोशिश करें खाने के साथ चाय ना पिए, ठीक है। चाय जब भी आप खाने के साथ पीते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती आपकी बॉडी में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आई और आप हमें थी कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और सप्लीमेंट्स के हवाले से इशाल ने जो पूछा था, अगर कोई आपका जानने वाला लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी लेने हैं, पहले अपना टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको ज़रूरत भी है या नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। कल हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे कि कैसे कंट्रोल रखना है। यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मैच को देखते हुए। जिस वक्त पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की है, क्या ही बात है। बिल्कुल, जो शायकीन क्रिकेट बैठे हुए थे उन्हें एक दफ़ा लगा कि अब टीम जो है वो अब हारी, अब हम गए, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो एक दफ़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह का जो देखने में मिला हमें रुझान, उसके बाद फिर फाइनली पाकिस्तान जीत गया। कारकर्दगी कैसी रही, वजूहात क्या रही? अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे खेल रहे हैं तो हमने वर्ल्ड कप में जाके क्या करना है? इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान ज़हीर, गुड मॉर्निंग। आपका भी कुछ ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा था जिस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या कर रहे हैं? अब तो आदत सी हो गई है जी। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हुआ? आदत थोड़ा कम होता है, काफ़ी इन चीज़ों के हैबिचुअल हो चुके हैं किस तरह ये सारा फ्लक्चुएट करता है। ऑब्वियसली पूरी अप्रोच ही बड़ी नेगेटिव थी और दोनों टीमों ने भरपूर कोशिश की जे गेम हारी जाए, लेकिन वो जिम्बाब्वे कामयाब रहा इसमें। क्योंकि मेरा ख्याल है ओवरऑल क्रिकेट देखी जाए तो जिम्बाब्वे हमसे बेहतर खेला, ठीक है। उन्होंने सिर्फ जो बैटिंग के अंदर हम बात करें, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो लास्ट 2 ओवर में वो गेम हार गए। आखिरी 2 ओवर्स के अंदर वो उनके बॉलर्स ने जिस तरह 18 ओवर तक उन्होंने मैच अपने कंट्रोल में रखा। 2 ओवर में रिजवान ने आउटस्टैंडिंग हिटिंग कर दी, फास्ट ओवर पे लास्ट ओवर में 20 ओवर रन्स कर दिए। फिर इसी तरह बैटिंग जब वो चेस कर रहे थे तो तब भी उन्होंने गेम पूरा इंटैक्ट रखा। लास्ट 2-3 ओवर्स के अंदर उनके हाथ से निकल गया। बाबर आजम को क्या हुआ था कल? मतलब समझ से बाहर। चले, वो तो क्रिकेट का पार्ट है कि हर मैच में
ऑब्वियसली आप स्कोर नहीं कर पाते, बट ओवरऑल देखा जाए तो टीम की अप्रोच जो थी, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, हमजा आपको याद होगा, मैं कहता हूँ इसकी अप्रोच बड़ी टिमिड है। देखें, आपको स्टेट ऑफ माइंड ये होना चाहिए था, मैसेज ये देना चाहिए था कि हमारी सेकंड ईयर खेलेगी, हाँ जी, फर्स्ट ईयर को हम रेस्ट दे रहे हैं। आज दो कि हम एक दो मैच हार भी जाते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस से लगा नहीं सेकंड ईयर ही खेल रहा है? वो अप्रोच वाइज तो बिल्कुल सेकंड ईयर ही थी। तो आपको ये कहना चाहिए था, मैसेज देना चाहिए था कि हम सीनियर को रेस्ट दे रहे हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने लगे हैं। अगर हम एक दो मैच हार भी जाते हैं तो वी हैव नो इशू विद इट, हम इसी तरह पूरा जाएंगे, क्योंकि हमने उनको भी लेके चलना है। हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर दें, एक स्टेटमेंट आ जाती, फिर लड़कों को कॉन्फिडेंस देते कि आप इक्वली गुड हैं जो पहले टीम में खेल रहे थे, तो आपको रिजल्ट भी बेहतर नजर आना था। मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ इरफान, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हुआ। हैदर जिस तरह आउट हुए, वो गेंद मतलब यॉर्कर पड़ रहा है और आप शॉट क्या खेल रहे हैं? क्या हैदर भी अपना करियर खत्म करना चाह रहे हैं? कोशिश तो सारे अपनी इसी अप्रोच के ऊपर लगे हुए हैं कि किसी तरह इसको खत्म किया जाए, बट अगेन आपको थोड़ा लेके चलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आती कि कोचेस का रोल क्या है। यहाँ तो कोचेस का रोल आता है कि आप उनको गाइड करें। बैटिंग कोच अलहदा है, बॉलिंग कोच अलहदा है, हेड कोच अलहदा है, लेकिन वो कोचिंग किसी जगह पे नजर नहीं हमें आती कि आपने उनको गाइड कैसे करना है। क्या वो इतने वीक है मेंटली कि आपकी कोई बात नहीं सुनते, और अगर आप बताते हैं तो वो बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं। ये मतलब कुछ चीज़ें बड़ी रिडिकुलस तौर पे नज़र आती हैं। अच्छा, हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई भी जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सका। हमारे सारे खिलाड़ी जो है वो कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो अब अगर हम देखें अपनी बैटिंग लाइन को और बॉलिंग लाइन को, किसको क्रेडिट देते हैं कल का कि किसकी वजह से हम मैच जो है वो हारते हारते जीत गए? कल तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही नाम आता है, मोहम्मद रिजवान। पूरी टीम में किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी सिवाय मोहम्मद रिजवान के। वो जिस तरह 1-1.5 साल से बाबर आजम के साथ वो सेकंड प्लेयर के तौर पे हमें एक नजर आए, और जिस तरह हर मैच के अंदर या बाबर चलते हैं या रिजवान चलते हैं, तो ये बड़ी शाइन चीज़ है। उसमें देखना पड़ेगा कि आपको कम्बिनेशन, फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि कैसे बनाना है। अभी आपका शर्जील आपने बाहर बिठाया हुआ है, शर्जील को खिलाना चाहिए, उसको पूरे 3 मैच देते और उसको कॉन्फिडेंस के साथ देते। वी हैव नो इशू विद योर रन्स। आप जितना मर्जी फ्रीडम के साथ जो आपकी नेशनल गेम है वो खेलें। अब वो देखें ना, एक तीसरा मैच लेट्स सपोज उसे देते हैं, और जो मुझे ज़राए के मुताबिक पता चला था कि ये 2 मैचेस इन्होंने पहले भी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही खेलने थे। ये इतना स्केयर थे ऑलरेडी, और लास्ट गेम में इन्होंने कहा था कि हम ऑल्ट्रेशन करेंगे, कोई तब्दीली करेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है। कल हमने देखा, हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे कि हफीज आपके पास मौजूद हैं, आप उनसे क्यों नहीं ओवर करवाते? उनसे पहला ओवर करवाया, 9 रन पड़ गए, लेकिन समझ लग गई कि ये ओवर निकालेंगे। 4 ओवर बेहतरीन निकाले हफीज का किरदार। उस्मान कादिर ने 3 विकेट्स लिए, उन्होंने अच्छे ओवर किए। आप क्या देख रहे हैं कि हफीज को वापस ओवर करवा के क्या हमें पता लग गया कि वर्ल्ड कप में लेके जाना है हफीज को बॉलिंग में भी? देखिए, हमने लास्ट शो में प्रॉब्ली बात की थी कि हफीज के साथ शोएब मलिक का होना भी बहुत जरूरी है। एक तो हमने मिडिल ऑर्डर में देख लिया कि आप एक्सपोज हो गए, आपका कोई बैट्समैन ना ओडीआई में चल रहा है, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी नहीं है, ना इवन अब T20 में हफीज खेलते थे, बट हफीज अगर परफॉर्म ना करे तो पूरा मिडिल ऑर्डर क्लैश कर जाता है, और लेट मिडिल ऑर्डर भी नहीं चलता। तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है। और मोहम्मद हफीज़ का, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं बॉलिंग के लिए रेडी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों चांस नहीं दिया जा रहा। और कल की विकेट थोड़ी सी क्रिटिकल थी। एक चीज़ उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि वो उन्होंने सेकंड बैटिंग की। जब भी विकेट आपकी प्रॉपर बिहेव नहीं कर रही होती, डबल पेस के साथ आ रही होती है, स्लो आ रही होती, तो बड़ा सिंपल फार्मूला है इसके अंदर कि आप चेस करते हैं। तो ओबियसली उनको, उनके बैट्समैन को, उनके बॉलर्स को कंडीशन का था, खास तौर पे उनकी बॉलिंग को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह के उन्होंने स्लो बाउंसर किए, मेरा ख्याल है कि वो उनके न्यू यंगस्टर थे, सारे लड़के 1.5 साल से ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं खेला हुआ, बट जिस तरह की आउटस्टैंडिंग उन्होंने होमवर्क करके उन्होंने हमारे बैट्समैन को ट्रैप किया। अगर सारे कैचेस हो जाते, रिजवान का भी कैच शुरू में हो जाता, तो आप क्या स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे थे? मैं तो 70-80 कर रहा था उस वक्त। आपको क्या लग रहा था कि ये क्या? ये तो नहीं हम कह सकते क्रिकेट में कैच हो जाए, सब इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। वो तो हम कहते हैं ये बाबर आउट ना होता, ये तो सब कुछ चलता है, वो तो एक सेपरेट डिबेट है। बट ऑब्वियसली वो ओवरऑल देखा जाए, इंग्लैंड होती उसने कैच नहीं ड्रॉप करने थे, हम ये बात करते हैं। इंडिया होती है कैचेस ड्रॉप नहीं होने थे, फिर हमारी क्या हालत होती? मैं वही बात कर रहा हूँ कि यही अलमिया कि ओवरऑल क्रिकेट आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे पाकिस्तान से बेहतर खेला है, सिवाय 1-2 मोमेंट के ऊपर वो मैच लूज कर गए। ओवरऑल देखा जाए तो वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेले हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम इसको क्यों इम्प्रूव नहीं कर रहे। हर टीम ग्रेजुअल अपने आप को इम्प्रूव करती है, मिस्टेक से सीखती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मिस्टेक को हाइड कर जाते हैं विक्ट्री के पीछे। आपने ऐसे नहीं करना, जब आपको विक्ट्री मिलनी है तो आपने और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है अपने आप को, अपनी डेफिशिएंसीज को देखना है कि हमारे कहाँ लूप होल्स थे, हमने उसको ड्रेस करना है। हमने जो मिस्टेक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की वो सारी की इधर रिपीट की, बिल्कुल ठीक है ना, तो उसको देखने की जरूरत है। मेरा अभी भी डाउट है कि ये भी तो हो सकता है हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो हमारी हरीफ टीम है वो बड़ी कमजोर है या उसके प्लेयर्स इतने अच्छे
नहीं है कि हम बड़े आराम से अपना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात की है। कल जो अप्रोच खासतौर पे बैट्समैन की नजर आई, सारे बैट्समैन की वो यही था कि हमने साउथ अफ्रीका को अच्छा स्कोर किया हुआ, ये तो कोई टीम ही नहीं है। और वो जिस तरह शॉर्ट बॉल को ना पिक करते थे और हर हिटिंग की तरफ जा रहा था, ना बाउंस को रीड कर रहा था, ना विकेट के डबल पेस को रीड कर रहा था, तो रिजल्ट में हमें नजर आया कि सारे कल कोई तब्दीली हो रही है कल के मैच के अंदर, हमें करनी पड़ेगी। हमने दानिश को चांस तो दिया, लेकिन क्या हैदर अब वापस जाएंगे और वापस आसिफ ही आएंगे? देखें, इसके अलावा आप इससे ज़्यादा क्या चेंजिंग कर सकते हैं? इसके अलावा तो आपने सिलेक्शन भी क्या की हुई है? जी, मेरा ख्याल है कि सेम टीम के साथ ही जाएंगे। अच्छा। शायद बॉलिंग के अंदर एक कोई पेसर आप ऐड हसन वापस आए, हसन को शायद चांस दे दे, क्योंकि आपने देखा कि एंड में हिटिंग करने वाला बैट्समैन कोई नहीं है। हसन आपको जब भी खेलता है तो आपको एंड में 20-30 रन बड़े क्विक देता है, जो आपको 2-3 दफा मैच भी जिता चुके हैं। तो शायद उनका इंक्लूजन नजर आ रहा है। अदरवाइज तीसरे मैच में मैं देख रहा हूँ कि चेंजिंग करेंगे। दूसरे मैच तक ये अभी डरे हुए हैं, ये शायद ना करें। और हमारे शर्जील को मौका नहीं मिलने जा रहा है। हम नहीं देखेंगे कि शर्जील की स्ट्रेंथ क्या है। एक मैच खिलाया, उस पर हमने फैसला कर लिया कि वो नहीं खेलेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मिसबाह की अप्रोच बहुत ज़्यादा इस तरह वो एक स्टैग्नेंट किस्म की टिमिड अप्रोच है। वो जो डिसाइड कर लेते हैं, वो दिखने में तो बड़े हमें सॉफ्ट और इस तरह नजर आते हैं, बट ओवरऑल वो मेंटालिटी वाइज आखिर हो जाता है। हाँ, वो जो प्लान कर देते हैं पहले वो उसी तरह करते हैं। सरफराज का उन्होंने प्लान कर दिया था कि सेकंड कीपर है तो सरफराज आल्दो के रिजवान से बेहतर कोई नहीं है, वी ऑल एडमिट, बट अगर हो भी तो वो सरफराज को नहीं खिलाएंगे। ठीक है, जब रिजवान अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे कुछ टाइम थोड़ा दरमियान में, मलिक की वापसी के लिए हमें कोई मैच हारना पड़ेगा। ये तो हारने की सारे सिम्टम्स है। मेरा ख्याल है इन्होंने कह दिया मिसबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले मैच से पहले कि हम मिडिल ऑर्डर 1-2 तब्दीली करेंगे। हाँ, मिडिल वर्ल्ड कप के लिए हम मलिक को कंसीडर करेंगे, और मेरा ख्याल है वो राइटली सेट के वो करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इरफान आप आए, और जिस तरीके मैच था हम सारे हैरान हो रहे थे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। कल भी मैच है, उम्मीद करते हैं कल का मैच अच्छा होगा। मौसम अच्छा था जिस वक्त हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। मौसम अच्छा है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मौसम को एंजॉय करें और एहतियात कोरोना वायरस के हवाले से ज़रूर करें। और हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे